उस ईश को श्री कृष्ण मणि को बार बार प्रणाम है। माँ वीणा पाणी के बिल्कुल माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में कोटिशा नमन करते हुए आज के इस पुस्तक विमोचन एवं राष्ट्रवंदन काव्य गोष्ठी के सुअवसर पर मंच पर विराजमान मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु डॉक्टर आशीष जी सिसोदिया साहब, आदरणीय उपेंद्र जी, मंच पर विराजमान हमारे टीम फलासिया के एक नायाब हीरे मोती मदन जी, और मुझे यूं लगता है कि जितनी महनी प्रतिभाएं मंच पर है उससे कई गुनी प्रतिभाएं जो हैं वो मेरे सामने विराजित हैं। मैं आप सबको कोटिशा प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आदरणीय ज्योति पुंज जी, और न जाने एक एक व्यक्तित्व का अगर हम परिचय कराएं तो मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी गोष्ठी, ये विमोचन का कार्यक्रम परिचय में शायद सिमट पाए या न सिमट पाए। इसलिए मैं आप सभी महान विभूतियों को झाड़ोल फलासिया की तरफ से, आशा दीदी उदयपुर की तरफ से बोलेगी, झाड़ोल फलासिया की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूं। कुछ बातें अपनी ओर से भी और कुछ बातें भाई मदन जी के लिए भी मैं यहां से कहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फलासिया का सूत्र है हार नहीं मानूंगा। यह सूत्र इसलिए है कि 6 जनवरी 2021 को मुझे फलासिया का नेतृत्व करने का एक अवसर मिला, और जैसे ही उस नेतृत्वकर्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद जो मुझे दायित्व बोध हुआ कि परिस्थितियां विपरीत है, क्षेत्र मेरा अपना है, संसाधन कम है और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष भी करना चाहता हूं, तो फिर वही वाली बात है कि हार नहीं मानूंगा। और उसी इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी पूरी टीम को नाम दिया टीम फलासिया। हम जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, श्रेष्ठ करेंगे, उत्कृष्ट करेंगे, लेकिन हम करेंगे टीम भाव से। और आज मुझे खुशी है कि वो टीम फलासिया का एक हीरा इस मंच पर विराजित है। ये मेरे लिए विशेष रूप से गौरव का विषय है। हमने एक सूत्र और दिया था हमारी टीम को, हम कम हैं लेकिन किसी से कम नहीं है, और इसको धरातल पर जिया है। कई महीनों तक फलासिया शिक्षा विभाग की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा। ये इसीलिए रहा कि हमारे पास प्रिंसिपल तो 10-12 और अभी अभी अंतिम समय में 6 प्रिंसिपल, 41 विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी और पीओ की पूरी व्यवस्था। व्याख्याताओं को अगर गिने तो मुश्किल से 2.5 का अंक है, बस मुश्किल से। और गणित और विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापकों की बात करें तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी स्कूल में है। ऐसी विकट परिस्थिति में जैसा कि आशा दीदी ने कहा कि फलासिया जैसे सुदूर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूर के आगे सू लग गया है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो फलासिया झाड़ोल की जो धरती है वो बहुत उर्वरा है। सच में राणा पूंजा वही हुआ है जहां हम आज काम कर रहे हैं, और उदयपुर के मेवाड़ के इतिहास में राणा पूंजा का कितना योगदान है उसके बारे में मंच से कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे भील नेता, स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल जी तेजावत मेरे ही गांव से हैं। मुझे बहुत फक्र होता है कि उस समय एक व्यक्ति ने किस तरह का बीड़ा उठाकर स्वतंत्रता के आंदोलन में, चूंकि 2 दिन पश्चात हम हमारा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो उनका स्मरण करना भी लाजमी है। और इसके साथ साथ अभी आदरणीय गुरुदेव जगदीश जी जोशी साहब ने कहा कि मैं कवि तो नहीं हूं, बस आप समझ जाइए कि कब कहता है हीरा कि मैं हीरा हूं। बहुत सारी रचनाएं आपकी है। आपके जमाने में ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्यादा नहीं होते थे, वो अलग बात था, लेकिन आप बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, कवि हैं। आपने एक रचना में इस बात को अनुभूत कर लिया होगा। ऐसे कई गुरुजन, ऐसे कई क्षेत्रीय प्रतिभाएं जो हैं हमारे पूरे क्षेत्र में भरी पड़ी हुई है। आज मुझे बहुत गर्व भी होता है कि भाई मदन जी ने ये जो शीर्षक
क्योंकि सभी ने कहा शीर्षक बहुत जोरदार है। तो कहते हैं कि किताब को अंदर कोई पढ़े ना पढ़े, है ना, कवर पेज को जरूर, हाँ। और मेरे पास मदन ने कवर पेज जरूर भेजा था कि सर इसमें कोई व्याकरणिक दृष्टिकोण से कोई त्रुटि तो नहीं है। तो ऊपर ऊपर त्रुटि ठीक हो गई, आशा दीदी का इशारा समझ रहा था अंदर कुछ रह गई है। लेकिन हम सब साहित्यकारों की बहुत बड़ी विशेषता है कि हम कोई कविता की पंक्ति टूटी कहो, फूटी कहो, शब्द ठीक कहो, उल्टा कहो, सीधा कहो, लेकिन फिर भी नवोदित को हम जरूर कहते हैं वाह वाह क्या बोला है, आज तो आपने ही सभा मान ली। ये हम सबका अपनत्व है। आखिर एक अंकुर है, उसके अंकुरण को हम सराहेंगे नहीं तो वो वटवृक्ष कभी नहीं बनेगा। और फिर मदन जी ने जैसा कहा कि हार नहीं मानूंगा, ये आज के समसामयिक विषय को उठाता हुआ शीर्षक है। क्योंकि सच में आदरणीय आशीष जी ने कहा कि इस सदन में जितने भी विद्वज्जन बैठे हुए हैं उन्होंने हार नहीं मानी, ये प्रमाणित करता है। वर्षों तक एक प्रतियोगी परीक्षार्थी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी कोशिश करता है। बहुत सारे विद्यार्थी तो सफल हो जाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो दुनिया की नजर में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन ईश्वर ने उनमें भी बहुत सारी प्रतिभाएं भरी हुई है। और इसका उदाहरण है डॉक्टर निर्मला मेनारिया शर्मा, मतलब मेनारिया में ओरिजिनल स्थिति में और ऊपर का जो सरनेम है। निर्मला जी ने भी काफी अपना प्रयास किया, प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी अपनी ओर से प्रयास किया, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कि सफलता का पर्याय केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में ही सफल हो जाना और केवल तनख्वाह मिल जाना ही सफलता नहीं है। सफल होने के लिए कई सारे क्षेत्र हैं। और आज मैं जब भी फेसबुक पर पढ़ता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरी विद्यार्थी, थोड़ा सा हिंदी व्याकरण समझाया, ज्यादा तो नहीं, कुछ संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के बारे में बताया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सफल होने के लिए और अभी एक संयोग जो बना आपके सामने कि जब कुछ अच्छा होने लगता है ना जीवन में तो पता नहीं पल में अच्छा हो जाता है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के निमित्त सुरेंद्र सिंह जी राव का एक संदेश आया हमारे सीबीओ साहब के पास। देखिए कैसे कड़ियां जुड़ जाती है। सुरेंद्र सिंह जी राव के मित्र हैं हमारे सीबीओ साहब लालू राम जी गरासिया। तो सुरेंद्र जी ने कहा कि हमारे सीबीओ साहब को, यार कोई 3-4 लोग आपके यहाँ अच्छे हों ऐसे कोई, तो उनका जरा नाम सजेस्ट कर दीजिएगा। तो उन्होंने 2-3 नाम जो लिखे उसमें से सबसे पहला नाम मेरा ही टिकाया। उनके मन में ये भाव था, मेरे को कल परसों चर्चा कर रहे थे, बोले यार कोई हो सकता है कोई कहीं अच्छा काम हो रहा हो, कहीं कुछ सम्मान या कुछ ऐसा काम हो रहा हो, तो मैंने आपका नाम टिका दिया। और साथ साथ में 2-3 साथियों का, और मैंने भी मदन का साथ में। तो आप देखिए कब कहां कैसे अच्छा होना होता है, नियति को कब क्या मंजूर होता है। और इतना जल्दी इधर से काव्य संकलन का पूर्ण होना, मदन का अखिल भारतीय साहित्य परिषद से जुड़ना शायद महीना भर नहीं हुआ है, और 1 महीने में दूसरा कार्यक्रम, और सदन इस बात की साक्षी दे रहा है कि ये वास्तव में मदन का कार्यक्रम में भाग्य अच्छा है कि पहली पुस्तक के विमोचन में इतने महनीय व्यक्तित्व जो है हमारे मध्य में है। आदरणीय कपिल जी, जिनको आप सब लोग और मैं भी सुनता हूं एफएम पर भी, और आप बहुत अच्छा आध्यात्मिक रूप से भी अपना चिंतन रखते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अच्छा होना कब होगा ये हम कह नहीं सकते, लेकिन कड़ी कहां से कहां जुड़ती है। और मैंने मदन से ये कहा कि भाई मदन, अपने और ऐसे कोई लोग हों साहित्यकार। सतीश जी का सामने से फोन आया, सर मुझे भी जुड़ना है। तो आशा दीदी, आपकी आशाएं जो हैं, जैसा कि कुंजन जी कह रहे थे कि आपका जो प्रयास है, इस सदन की उपस्थिति इस बात की साक्षी है कि ये आपका प्रयास बहुत चट्टानी है। और मजबूती के साथ अखिल भारतीय साहित्य परिषद और राजस्थान साहित्य अकादमी के ये जो सभागार हैं, सच कहूं मैं बहुत कम आता रहता हूं, आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। आने के बाद मेरे भीतर का सोया हुआ छोटा मोटा साहित्यकार जगा है, सच कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो पढ़ाने वाला व्यक्ति हूं
लिखने का थोड़ा कम समय मिलता है, प्रशासनिक दायित्वों को निभाने का प्रयास करता रहता हूं। और मैं मेरी टीम और मेरे क्षेत्र के लिए सच बताऊं आपको 24 घंटे चिंतनरत रहता हूं। पीएचडी जो है मैंने हिंदी विभाग और मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय से की, और उसके बीच में कई छोटे मोटे पड़ाव भी आए, कुछ निराशा मुझे भी हुई, लेकिन फिर वही पंक्तियां, हार नहीं मानूंगा। मेरी थीसिस सबमिट होने वाली थी और फॉन्ट चेंज हो गए एक्सटेंशन लेना पड़ा, कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं थी, लेकिन फिर वही हुआ कि एक बार तो पीएचडी का पोथा बांध दूं, क्योंकि मैं उन दिनों बहुत पढ़ाया करता था, अभी थोड़ा सा कम समय मिलता है। लेकिन फिर वही बात होती कि व्यक्ति के भीतर कोई न कोई सोई हुई एक इस तरह की शक्ति होती, थोड़ी देर के लिए भले ही सो जाए, लेकिन फिर थोड़ा सा कुछ अनुकूल वातावरण मिलता है, वो ज्वलंत हो जाती है। तो ये जो शीर्षक है वो बहुत सार्थक है और हर व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रेरणा देने वाला है, और छात्रों को तो विशेष रूप से प्रेरित करने वाला है, क्योंकि आप और मैं सब लगभग अच्छी स्थितियों में हैं, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और शारीरिक रूप से भी मैं देख रहा हूं कि हम सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी अवसाद हमारे भीतर भी आता है, हम भी डिप्रेशन में आते हैं। आप मान के चलिए, भले नौकरी करने वालों से पूछ लीजिए, सेवानिवृत्तों से भी पूछ लीजिए। नौकरी करने वाले इसलिए दुखी हैं कि दूर जाना पड़ रहा है, कई सारे ऐसे वीसी और कार्यक्रम आ जाते हैं। सेवानिवृत्त हमारे यहाँ पर हैं, उनसे भी पूछ लीजिए, अब कम लोग गांठ रहे हैं, अब लोग ध्यान नहीं दे रहे हमारी बातों पर, है ना। पहले तो बहुत बात पास में आकर बैठते थे, अब इतना हमें सम्मान भी नहीं दे रहे। ये सत्य है। तो सुखी कौन? तो मुझे लगता है एक ही, हरि का दास। शिक्षा, संस्कार और संस्कृति, तीनों का समन्वय करके वाहक स्तर पर आगे ले जाने का कार्य करता है शिक्षक। और एक शिक्षक जब कोई सृजन करने की ठान लेता है तो निश्चित तौर पर वो उत्कृष्ट होता है। मदन जी को हम बधाई भी देंगे, और आपने घुमा फिरा के सीख भी दे दिए कि ये प्रथम पुस्तक है, और प्रथम पुस्तक का विमोचन इतना शानदार हुआ है। अब आपके कंधे पर बोझ ज्यादा है कि अगली पुस्तक जोरदार होनी चाहिए, इससे भी जोरदार होनी चाहिए। शीर्षक मुझे लगा कि मैं चर्चा कर रहा था, इन्होंने कहा कि सर 90 कविताएं और मेरे पास इस तरह से लिखी हुई है, तो शीर्षक मेरे मन में आया, हार क्यों मानूं मैं। अगला शीर्षक ये हो जाए, हार क्यों मानूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं अद्वितीय हूं, ईश्वर की ऐसी कृति हूं, मेरे जैसा कोई और है ही नहीं, ढूंढ लो, कोई नहीं। तो फिर जब मेरे जैसा कोई नहीं तो मैं करूं वो अनूठा ही होगा। ऐसा विश्वास रखते हुए हम सबको सृजन करना चाहिए, और कौन क्या कहेगा इसकी परवाह अगर हम करने लग गए तो हमारे सभी रचनात्मक कार्य बंद हो जाएंगे। सभी कह रहा हूं, वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो, भले हमारे निजी जीवन में हो या लेखकीय जीवन में हो, सभी प्रकार के कार्य बंद हो जाएंगे। तो मैं उपस्थित सभी महानुभावों से ये आग्रह भी करूंगा, कोई कुछ भी कहे, हमारा लक्ष्य अगर पवित्र है, पावन है और आगे बढ़ने वाला है, राष्ट्र हित में, समाज हित में, छात्र हित में है, तो ज्यादा परवाह करने की जरूरत। फूफा जी घर में भी होते हैं, कार्य क्षेत्र में भी होते हैं, और किताबें लिखते समय भी फूफा जी मिलते हैं। हाँ, ये अभी तो आहा वावा होता है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे और 2-4 टांग खींचने वाले भी मिलेंगे। परवाह करने की जरूरत नहीं, असीमित आसमान है। लक्ष्य अच्छा रखिए और हौसला मजबूत रखिए और भाव पवित्र रखिए, फिर कौन टांग खींचेगा, कौन कहां जाएगा ये पता नहीं। इसलिए पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, ईश्वरी शक्तियां निश्चित तौर पर हमारा सहयोग करती है, और कहते हैं कि जो बोलते हैं वो ब्रह्मांड में कहीं कहीं संचित होता है। किसी ने, न्यूमरोलॉजी वाले ने मेरे को समझाया कि 11:11 पर जो भी मांगो वो मिल जाता है। अब पता नहीं, तो मैं कभी कभी यही सोचता हूँ, कक्षाओं में मैं ये कह दूं बच्चों, 11:11 पर तुम लोग मांग लो, मैं चला जाता हूँ मांगने से सब कुछ मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है ना। और प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में हो या कहीं पर भी हो, हमें छीनना पड़ता है, लेकिन वो प्रतिभा से छीनना है, कुटिलता से नहीं। हमारी लाइन इतनी लंबी होनी चाहिए कि हमें कोई कट करने का प्रयास करे तो वो लाइन खींचते खींचते उसकी उम्र बीत जाए। हमारी लाइन ही इतनी लंबी क्या करे। तो काम करने वाला कभी भी चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता और लगातार। जीता वही जो रुका नहीं, जीता वही जो रुका नहीं। तो अनवरत चलने का नाम ही जीवन की यात्रा है। हमारे आज फलासिया से हमारे स्टाफ के बहुत सारे साथी यहाँ पर आए हैं,
बहुत अच्छा लगा कि शिक्षक जिस विद्यालय में कार्य करे उस विद्यालय के 10-15 लोग उसके कार्यक्रम में सम्मिलित हो। ये शिक्षक की सहृदयता और उसके व्यवहार का प्रतिफल है। बाकी तेरी पुस्तक विमोचित हो रही है आऊंगा तेरी, है ना। आप सोचिए कई तरह के कमेंट मिलते हैं लेखक को, तो हो सकता है कि कहने को कह दे आ जाओ, बाद में देखे यार टाइम नहीं मिला, ऐसे नहीं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मदन के साथ हमारे काफी शिक्षक साथी यहाँ पर आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और पूरे परिवार के जो सदस्य गण हैं वो यहाँ उपस्थित है। सच्चा गर्व तो पिता को होता है कि संतानें कलयुग की, फिर कह रहा हूं कलयुग की संतानें, कई उदाहरण है, एक नहीं, जो अपने माता पिता के गौरव का विषय भी बनती है। और उससे ज्यादा मुझे लगता है कि माता पिता के शर्मिंदा होने का विषय बन जाती है। तो आज ये मदन के जीवन का बहुत बड़ा दिन है। सच में किताब कितनी जोरदार है ये तो अपन चिंतन करते रहेंगे, लेकिन दिन बहुत जोरदार है। उस मां को कितनी अच्छी अनुभूति हुई होगी जिसको यहां दुपट्टा उड़ाया गया इतने सारे महनीय लोगों के मध्य में। पिताजी का सीना कितना चौड़ा हुआ होगा, मदन जैसे 3-4 होते तो यार अपन जयपुर तक पहुंच जाते, है ना। और ससुर जी को कितना गौरव हुआ होगा, आज अपने जमाई साहब के पता नहीं इतने सारे लोग आए हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि आज का पूरा कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से संपादित किया। और मैं बहुत छोटा हूं सच में, पिताजी ने सोच समझकर नाम रखा बाल गोपाल। 60 साल तक अपने चिंता है ही नहीं बड़े होने की, और उसके बाद भी अगर जीवन रहा तो बड़े होने की अपने चिंता है ही नहीं। और मैं सच में इधर बैठते हुए बड़ा असहज महसूस कर रहा हूं, सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे सारे सम्मान नहीं उधर है। लेकिन अब मुझे एक दायित्व दे दिया, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगते हुए इस कुर्सी पर बैठा हूं। बाकी जैसे ही अंदर स्टेप रखा तो मुझे लगा कि ज्योति पुंज जी के सामने बैठने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं, आशा दीदी के सामने बैठने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं, मेरे गुरुजनों के सामने इधर बैठूं ये मेरे में सामर्थ्य नहीं। लेकिन आज चूंकि मुझे ये दायित्व दिया है और आप सबके आशीर्वाद से शायद मुझे दायित्व मिला है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा भी मांगता हूं। और मैं चाहता हूं कि साहित्य की जो जोत है, मैं सोच रहा था कि कहीं धीमी पड़ गई होगी, कमजोर हो गई होगी, लेकिन आपको देखकर मुझे लगा कि सच में ये तो भबक रही है, ये तो और तीव्र हो रही है। तो साहित्यकार सदियों से अपने चिंतन से समाज को सिंचित करते आ रहे हैं। और दीदी से कह दूं कि हमारे फलासिया के तर्कश में कई सारे तीर हैं। एक तीर आपको यहां पर दिख रहा है, दुर्गाराम मुवाल, राष्ट्रपति पुरस्कार, उदयपुर का राष्ट्रपति पुरस्कार, राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है दिल्ली में। और वो कहां से? फलासिया, जो सुदूर है, टेढ़ी मेढ़ी घाटियां हैं, बड़ा सुरम्य है। अगर एक बार आओगे तो वापस आने का मन नहीं करता, इसलिए मैं भी उदयपुर आने का प्रयास कम ही कर रहा हूं क्योंकि सुदूर में ही तो अलग जगानी है, महानगर में तो खूब है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे सुदूर क्षेत्र में भी ऐसी कोई कभी गोष्ठी हो जाए, है ना। और मदन जी को और सतीश जी को, और मैं भी प्रयास करूंगा साथ साथ में जितने साथी हैं, तो कोई काव्य की अलग इस तरह से उस क्षेत्र में भी हो। तो मुझे लगता है कई नवोदित ऐसे साहित्यकार हैं, कलमकार हैं, कवि हैं। मुझे याद आता है कि हमारे वहां एक छोटा पीछे दीपेश पालीवाल बैठा है, भाई उड़ जा, सबको थोड़ा दिखा दूंगा, वैसे परिचय होगा। दीपेश पालीवाल है ना, वो दाढ़ी वाड़ी है, बढ़िया अच्छा सा बच्चा है। इसने एक सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म बनाया मधुशाला। तो ये मदन जी मधुशाला की है ना उपज है, क्योंकि वो एक मंच, कहते हैं ना कि कवि और साहित्यकार ईश्वर बना देता है। कोई चाह कर भी चाहे कि 10 लाइनें लिखकर अब मैं भी कवि बन जाऊं, पक्का नहीं बनता, पक्का नहीं बनता। कुछ अपवाद स्वरूप भले ही ऐसे एक दूसरे को देख के कवि बन जाए, साहित्यकार बन जाए, लेकिन मुझे लगता है कि साहित्यकार तो विधाता ने आपको पैदा करते हुए आपके वो क्या कहते हैं इनबिल्ट मेमोरी में साहित्यकार वाला कोई कवि वाला बीज डाल दिया है। अब आप कब प्रखर होकर बाहर निकलेंगे ये अलग बात है, लेकिन साहित्यकार तो बाई बर्थ ही बनते हैं, जहां तक मैं मानता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे शिक्षकों में इस तरह के भाव हैं, और मदन जी निश्चित तौर पर हमारे सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणा बनेंगे। और आज के कार्यक्रम की भव्यता जब सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र में जाएगी, क्योंकि समय थोड़ा दिखाने का भी है, कुछ लोग देखकर आते हैं, है ना, कुछ लोग देखकर आते हैं, तो ये आज के कार्यक्रम को देखने के बाद, है ना,
अच्छा चल रहा है तो वो भी मैं मानता हूं कि आज का ये जो कार्यक्रम है वो बहुत भव्य है। सूत्रधार दीदी आशा जी को और हमारी संयोजिका अक्सर भूल जाते हैं, डॉक्टर ममता जी जो हैं अक्सर संयोजिका जी को भूल ही जाते हैं। सच में आपको भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने बहुत सुंदर संचालन किया है। इसके बाद भी शायद और काव्य पाठ और आगे की बातें होगी। मुझे जो समय दिया, यहाँ पर मुझे बुलाया, इसके लिए मैं अखिल भारतीय परिषद साहित्य परिषद उदयपुर इकाई का आभारी हूँ। और राजस्थान साहित्य अकादमी में मैं बहुत वर्षों बाद आया हूँ, सच्चाई के साथ दे रहा हूँ। 2017 में मेरी पीएचडी हो गई और मैंने फिर वही कहा कि मैं वो पढ़ने पढ़ाने वाला जीव उधर अलग, तो लिखने का थोड़ा सा कम मेरे पास रहता है ऐसा। लेकिन अब मुझे लगता है कि अंदर का साहित्यकार थोड़ा अंगड़ाई ले रहा है और आज का ये जो कार्यक्रम है वो मेरे लिए भी सार्थक है और मदन जी तो सार्थक है ही। आप सबको प्रणाम करके एक बार पुनः इस शानदार पुस्तक के लिए जो प्रेरणीय है, इसके लिए मदन जी को बधाई, हमारी टीम फलासिया को बधाई और यहाँ पर सदन में विराजे हुए सभी मदन के प्यारों को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने झाड़ोल फलासिया की जिस उर्वर भूमि की जिक्र किया है